हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसका इसमें रिवीजन चल रहा है और वो सभी पेपर्स जो कि पहले हुए हैं, व्यापम द्वारा कंडक्ट हुए हैं, उन सभी पेपर का मैं इसमें एनालिसिस लेके आया हूं। तो लगातार ये मैं वीडियोस बना रहा हूं और ये जो वीडियो है इसमें मैंने कवर किया है 2016 का पेपर। 2016 में जो 6 अगस्त को पेपर हुआ था, 6 अगस्त को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो मैंने इसमें कवर किया है और टोटल इसमें जीके के 22 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। और उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर किया है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना। और इन सभी क्वेश्चंस के जो सेट्स हैं प्रीवियस वाले, उसमें से भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो लगातार मेरी इस सीरीज को देखते रहें, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का जो जीके का पार्ट है उसका पूरा एनालिसिस किया है। तो साथ में आपको पूरा का पूरा उसका आंसर साथ में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन में इसमें देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करता हूं। 10वां पेपर सेट, जिसमें कि 22 क्वेश्चंस मैंने जीके के कवर किए हैं और 2016 की 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। और कहना चाहूंगा कि लगातार पेपर को देखने के लिए, जुड़ने के लिए, जो कि मैं पेपर आरक्षक के एग्जाम्स के ला रहा हूँ, स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल है। कितने वर्ष का है राज्यपाल का कार्यकाल? पहला 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 6 वर्ष। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होने वाला है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष, ठीक है ना। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का, ठीक है ना। राज्यपाल इस समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। और ये एमपी के साथ साथ यूपी की भी राज्यपाल है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बीएस रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, औषधि में, या फिर थिएटर में, या फिर डी सामाजिक कार्य में। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन में आपके सामने दिया हुआ है ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है औषधि। दिस इज द करेक्ट आंसर। और औषधि के क्षेत्र में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1976 में। 1976 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और बीएस राय मतलब के विधान चंद्र राय फुल फॉर्म है इसका, जो इनके नाम पर ये शुरू किया गया, विधान चंद्र राय पुरस्कार के नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये औषधि यानी कि मेडिकल, ठीक है ना, मेडिकल के जो क्षेत्र है उसमें इसमें पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, UIDAI, UIDAI, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म्स है। और इसकी जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? नंदन नीलकणी, किरण मजूमदार शाह, SR पाटिल, या फिर RK मिश्रा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नंदन नीलकणी। ये UIDAI के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्या में से एक क्या है? जो सिंचाई की गंभीर समस्या है उसमें से एक समस्या कौन सी है? पानी का स्त्राव, बाढ़, जल भराव, या फिर सूखा। कौन सी समस्या है इसमें से एक? तो एक है जल भराव। दिस इज द करेक्ट आंसर। अक्सर पानी जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में अधिकतर क्षेत्र में नदियों का जो पानी है वो खेतों में भर जाता है। तो सिंचाई में जो गंभीर समस्या आती है वो जल भराव से आती है, ठीक है ना। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है? नदियों का मायका है, ठीक है ना। नदियों का मायका है, इस कारण से यहाँ पे नदियां अधिक हैं और बारिश के समय में नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो इस कारण से जल भराव मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए एक गंभीर समस्या है। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना की जो आयु है वो प्रतिभा की पहचान के लिए कौन सी आयु की वर्ग के लिए ये चालू की गई है? बताइए। 10 से लेके 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, या 18 से 12 वर्ष। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है 8 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उनकी पहचान के लिए ये योजना चालू की गई है।
अगला क्वेश्चन आ गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को, 10 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या फिर 8 मार्च को? तो सही उत्तर क्या होगा? 21 जून। दिस इज द करेक्ट आंसर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 7वां, कौन सी नदियां राज्य के पश्चिम से पूर्व की ओर हिस्से में बहती हैं? तो कौन सी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? महानदी और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और महानदी या फिर ताप्ती और सिंधु नदी? तो प्रदेश की नदियों के बारे में पूछा है, राज्य मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है? वो है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों ऑप्शन, दोनों ही नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से, अमरकंटक। और ये कहाँ पर है? ये है अनूपपुर जिले में, ये आपको याद रखना है। और साथ में ताप्ती, ताप्ती कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बैतूल, बैतूल की मुलतई, मुलतई जो है वहां से इसका उद्गम है। और ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये जो क्षेत्र है अमरकंटक, ये कहाँ पर है? ये पुष्पराज, पुष्पराजगढ़ तहसील। ठीक है ना, बहुत ही डीप में कभी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना चाहिए, पुष्पराजगढ़ तहसील में है ये अमरकंटक की पहाड़ियां, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, लड़ाई से संबंधित युद्ध उसी प्रकार से है जैसे कि बीमारी से जो संबंध होता है, किससे होता है? बीमारी इससे संबंधित है। बीमारी किससे संबंधित है? संक्रमण से, महामारी से, मरीज से या फिर दवाई से? बताएं। इसका जो उत्तर है वो है महामारी। महामारी इज द करेक्ट आंसर। लड़ाई का संबंध युद्ध से होता है, तो इसी तरीके से बीमारी का संबंध महामारी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, उस्ताद अमजद अली खान निम्न वाद्यों में से किसके लिए जाने जाते हैं? यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि वो बजाते हैं? बताएं इसका आंसर। सरोद, सितार, तबला या फिर बांसुरी? ABCD, कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सरोद। सरोद इज द करेक्ट आंसर। उस्ताद अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो इनको भी आपको इसी तरीके से इस पैटर्न के क्वेश्चन को याद रखना है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउनलोड क्लियरिंग सेशन के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैच आपकी ऑलराउंडर प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, अब आप अनअकैडमी के साथ में अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट वीक और बाकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, और आपके प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं ये सारे बैचेस। आप अपनी ज़रूरत और प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं प्रीलिम प्रिपरेशन के लिए रामबाण इलाज और रामबाण कोर्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनलिमिटेड 60 डेज क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हो चुका है 4 जनवरी को। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की स्पीड से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच, जो 28 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपको 270 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रोज 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर ये डाउट क्लियरिंग जो सेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आज ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 घंटे रोज
अब आप अपने डाउट क्लियरिंग अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो डेडिकेटेड गाइडलाइन चाहते हैं तो मैं आपको मेगा फाउंडेशन बैचेस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस जो कि देंगे आपको पूरे मध्य प्रदेश अनअकैडमी से जुड़े हुए टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साथ में वीकली मेगा क्विज भी मिलेंगे और आपको प्रीलिम्स का कोर्स पूरा का पूरा ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने सपने साकार करने के लिए तुरंत ही अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेंस की तैयारी के लिए कोई भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको मेंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग के साथ में 35 दिन में ये पूरा प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी एक और कदम आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ के अपनी पूरी की पूरी जो भी स्वप्न हैं वो आप पूरा करें। अनअकैडमी में आपको घर पर बैठकर ही एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। एजुकेटर जैसे शुभम गुप्ता, हरि सिंह राजपूत, अमित शुक्ला और भी ऐसे कई एक्सपीरियंस एजुकेटर जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें अपने गोल एमपीपीएससी एंड व्यापम को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए एनरोल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कोर्सेज में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जो कि कैपिटल लेटर में है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप रेफरल कोड का उपयोग करेंगे आपको सीधे 10% फीस कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्द ही इन सभी कोर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें। और मेरा रेफरल कोड जैसे कि मैंने बता चुका हूं, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में, इसको इस्तेमाल करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ में आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो देर किस बात की है, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स को क्रैक कीजिए। व्यापम्स के एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। लेट्स क्रैक इट। हो सकता है आपको पास में आवाज नहीं आई हो, दोबारा से बोल रहा हूं मैं। अजंता की गुफाएं में कुल कितनी संख्या है? 41, 18, 29 या फिर 33? बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो इसकी सही उत्तर है 29। अजंता की गुफाएं में टोटल 29 गुफाएं हैं और ये पाषाण युगीन गुफाएं हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये स्थित हैं और इसमें जो पूरी की पूरी जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म, ठीक है ना, इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार मिलता है। ठीक है ना, पाषाण युगीन भी है ये और साथ में कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं, बौद्ध धर्म। ठीक है ना, और ये पूरी की पूरी गुफाएं जो हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की में शामिल किया गया है। कब? 1983 में। 1983 में इनको यूनेस्को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, मतलब सन याद रखना है। 1983 में अजंता गुफाओं को विश्व धरोहर की में शामिल किया गया और टोटल यहाँ पर 29 गुफाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारत में हरित क्रांति के मामले में सबसे सफल रहा क्या रहा? गन्ना, धान, गेहूं या फिर मक्का? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गेहूं। गेहूं इज द करेक्ट आंसर। जो हरित क्रांति
की गई थी, हरित क्रांति के लिए पहल की गई थी, उसमें सबसे सफल जो रहा वो गेहूं रहा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का यह क्रिकेटर जो विदेश में टेस्ट शतक लगाने में वाला पहला भारतीय बना था, यानी कि विदेश में सबसे पहले टेस्ट जो लगाया वो मध्य प्रदेश का ये क्रिकेटर था। कौन था? सैयद मुश्ताक अली, सी के नायडू, विजय मर्चेंट या फिर नरेंद्र हिरवानी। तो इसमें से सही उत्तर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, सैयद मुश्ताक अली। इन्होंने ही सबसे पहले विदेश में जाकर, ठीक है ना, विदेश में मतलब कि विदेशी जमीन पर, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले टेस्ट में शतक लगाया था। और ये इनको 1963 में 16 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1963 में इनको पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया गया था, पद्मश्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश के क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड, शिमला, सिक्किम या फिर असम? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो स्टेट है, इंडिया का नॉर्थ सबसे उत्तरी जो स्टेट कहलाता है सिक्किम, वहां पर है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे क्वेश्चंस आरक्षक के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इस तरीके का पैटर्न आ रहा है ये मध्य जीके में। ठीक है ना, टोटल 22 क्वेश्चंस, कभी 20 क्वेश्चंस, कभी 19 क्वेश्चन, इस तरीके के 2016 की जो एग्जाम हुए थे कांस्टेबल के, उसमें पूछे गए थे। और पूरा का पूरा इंडिया का जीके और करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। तो इंडिया का पूरा जीके, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो और करंट अफेयर्स इंडिया का, तो ये सब चीजें आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। स्पोर्ट्स से भी आता है और ज्योग्राफी और प्लस जो भी क्षेत्र रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटी की क्षेत्र हैं, ठीक है, तो राजनीति शास्त्र से भी पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर लेवल पर करंट अफेयर्स और जीके को आपको कंप्लीट करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? सतलज, रावी, कृष्णा या फिर गंडक? बताएं कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी, दिस इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा नदी जो कि कर्नाटका, ठीक है ना, कर्नाटका से होकर बहती है, कर्नाटका स्टेट की नदी है ये। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, उसमें जाके ये गिरती है और उस पर चल रही है ये नागार्जुन सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। यही एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं। और यहीं पर सबसे पहले अगर सूर्य का प्रवेश होता है भारत में तो वो अरुणाचल प्रदेश से होता है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुण का मतलब होता है सूर्य, ठीक है ना, सूर्य का जो आंचल यहाँ पे सबसे पहले आए, सूर्य सबसे पहले अपना आंचल दे, वो वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत का मंदिर का शहर कहा जाता है, यानी कि वहां मंदिर ही मंदिर है। लखनऊ, भुवनेश्वर, दुर्गापुर या फिर कोलकाता? कौन सा आंसर सही है इसका? इसका आंसर है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है ना, उड़ीसा की जो कैपिटल है, राजधानी है भुवनेश्वर, उसको कहा जाता है भारत के मंदिरों का शहर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला रीवा संभाग में नहीं आता है? सिंगरौली, पन्ना, सीधी या फिर सतना? अगर आप संभाग के बारे में जानते हैं तो डेफिनेटली आप बता पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है पन्ना। पन्ना इज द करेक्ट आंसर। ये पन्ना ही जिला है जो कि रीवा संभाग में नहीं आता है, और ये पन्ना जो आता है ये आता है सागर संभाग में। ठीक है, और सागर संभाग के जो जिले हैं कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्वयं सागर, ठीक है ना, उसके बाद में दमोह, दमोह के बाद में छतरपुर, ठीक है ना, और टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक है ना, और निवाड़ी। और कौन सा है? एक और जिला है, बताएं।
सागर हो गया, दमोह हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, 5 जिले हो गए और अगला पन्ना, ठीक है ना, जो सामने दिया हुआ है। तो ये 6 जिले आते हैं, ठीक है ना। निवाड़ी जो सबसे नवीनतम जिला है मध्य प्रदेश का, कब हुआ था इसका गठन? 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है ना। और ये टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है ना। टीकमगढ़ के सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो है निवाड़ी, ठीक है। और सिंगरौली, सीधी, सतना और रीवा, ये 4 जिले मिलकर रीवा संभाग बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में, मुरैना में, रतलाम जिले में या फिर धार जिले में? रातापानी बांध जो है वो रायसेन जिले में है और रातापानी अभ्यारण्य भी रायसेन जिले में आता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है 19वां। जून 2016 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निम्न में से किसका चयन नहीं हुआ था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम जो करंट अफेयर्स रहा उसका क्वेश्चन है ये। तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम किसका चयन नहीं हुआ था? अनिल महादत्त दवे, मवासर जावेद अकबर या फिर विवेक कृष्णा तनखा, थावर चंद? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका जो सही उत्तर है 19वीं का वो है डी, थावर चंद जी का। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बाकी सब राज्यसभा के लिए चुने गए थे जून में, ठीक है ना। इनमें अनिल माधव दवे जी की तो मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना, इनका देहांत हो गया है। और तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, जलियांवाला बाग में जो सभा आयोजित हुई थी वो किसके विरोध में आयोजित की गई थी? कौन सा कानून आया था? तो ये मार्लिमेंटो सुधार, मोटेंग, चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड है ये, ठीक है ना। और रोलेट एक्ट या फिर पीटर्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट जिसे बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आप बता सकते हैं बिल्कुल आराम से, रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाले बाग अमृतसर में ये सभा आयोजित की गई थी जिसमें कि जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी और उसमें हजारों लोगों की, कम से कम 1 से लेके 1,500 लोग उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। उनको मौत की घाट उतार दिया था। तो ये जो रोलेट एक्ट के विरोध में ये सभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की आजादी से पहले गोवा था क्या? ब्रिटिश क्षेत्र था, स्पेनिश था, फ्रांसीसी था या फिर पुर्तगाली क्षेत्र था? तो कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर है पुर्तगाली। आजादी से पहले जो गोवा क्षेत्र था वो पुर्तगीज था, पुर्तगीज लोग वहां पर राज करते थे। फिर बाद में जब आजाद हुआ, आजादी के बाद में गोवा को आजाद कराया था, ठीक है ना। पूरी सेना भेजी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और पुर्तगाल को पूरा पुर्तगाली से पूरा आजाद कराया था गोवा को, गोवा स्टेट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल और विद्यालयों के पास के क्षेत्र के रूप में घोषित है क्या है? हॉर्न ध्वनि कृपया या फिर हॉर्न नहीं क्षेत्र, खतरे का क्षेत्र या फिर सुरक्षा का क्षेत्र? इन दोनों के क्षेत्रों में क्या क्या आता है इसमें से? बताएं क्या चीज लिखी रहती है वहां पे? उसमें लिखी रहती है हॉर्न नहीं, डू नॉट हॉर्न प्लीज। क्योंकि अस्पताल में भी शोर नहीं होना चाहिए और ना विद्यालयों में, क्योंकि दोनों जगह पे यहाँ पर मरीज होते हैं और विद्यालयों में पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये टोटल 22 क्वेश्चंस थे जो कि 2016 के 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जो कि मैंने आपके सामने पूरा रखा और इसमें पूरे के पूरे मैंने आंसर आपको बताए। वीडियो कैसा लगा आपको? पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ में वीडियो को आगे भी शेयर करें जिससे कि सभी परीक्षार्थी जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो सब इसको देख पाएँ। और लगातार मेरी इस सीरीज साथ में बनने के लिए आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। लगातार मैं लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी 2020 में कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। अभी इसकी डेट दोबारा से आज ही पेपर में आया है कि इसकी थोड़ी सी स्थगित कर दी गई है, कुछ संशोधन करना है इस कारण से की है, घबराए नहीं, ठीक है ना। हो सकता है अगले 2, 4 या 5 दिन में या फिर अगले 1 हफ्ते के अंदर में नोटिफिकेशन फिर से निकले और फॉर्म भरना स्टार्ट हो, क्योंकि रूल बुक्स को फिर से अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बीच में अमेंडमेंट नहीं हो सकती है, इस कारण से उसको स्थगन किया गया है।
उसके बाद में ये पेपर की डेट आएगी और नए रूल्स बनेंगे। तो उसमें कहीं न कहीं पे जो रेडियो ऑफिसर हैं उसकी सैलरी के ऊपर भी कुछ ना कुछ होम मिनिस्ट्री इस पर निर्णय लेने वाली है। तो डोंट वरी, वैकेंसीज़ डिक्लेयर हुई हैं डेफ़िनेटली व्यापम में, तो उसकी एग्ज़ाम भी होंगे। आपने देखा होगा कि बीच में जेल प्रहरी का भी पेपर का स्थगन हुआ था, लेकिन डेट आके फिर उसकी एग्ज़ाम हुए पूरे। तो ऐसे ही इसका भी होगा, इसकी रूल बुक्स पूरी फिर से रिवाइज़ होनी है, देन उसके बाद में ये पेपर होगा, क्योंकि पेपर तो होना है और पेपर होना है 6 मार्च से, ये तो क्लियर है, ठीक है ना? क्योंकि कल की नोटिफ़िकेशन में ये डेट तो क्लियर कर दी है कि 6 मार्च से पेपर होंगे। बस यही है कि डेट आगे बढ़ गई है फॉर्म भरने की, तो वो फॉर्म भरेगा अपना, हो सकता है अगले वीक में फिर से रिवाइज़ हो जाए रूल बुक, देन उसके बाद में ये फॉर्म भरना चालू हो जाए। तो घबराएँ नहीं, पेपर की तैयारी करते रहें, आरक्षक के एग्ज़ाम्स की। एमपी जीके का पूरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, साथ ही साथ में कंप्यूटर जीके की भी सीरीज़ चल रही है और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स का भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो मैक्सिमम जीके का पार्ट जो कि 20 से 22 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप मेरे चैनल के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो फिर लेके आऊँगा आरक्षक के एग्ज़ाम्स का। लगातार बने रहें मेरे चैनल के साथ में और पूरे के पूरे एमपी जीके के 350 से अधिक वीडियो मैंने बना दिए हैं प्लेलिस्ट से जाकर। आप वो पूरा देखें और एमपी जीके पूरा कंप्लीट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।